नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने इससे पूर्व वाले लेक्चर्स में मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ के बारे में पढ़ा था और उसका संबंधित सूत्र व्युत्पन्न किया है। उसके बाद हम गैसों में अभिगमन की घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसमें से हमने प्रथम अभिगमन की घटना जिसके अंदर संवेग का अभिगमन होता है और शांता गुणांक की परिभाषा हमने उसके अंदर दी थी, डिराइव किया था, हमने व्युत्पन्न किया था। आज हम दूसरी अभिगमन की घटनाएं पढ़ेंगे जो है हमारी ऊर्जा की अभिगमन की। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें थर्मल कंडक्टिविटी या गैस की ऊष्मा चालकता पढ़ेंगे। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं ऊष्मा चालकता को। स्थायी अवस्था में इन स्टेडी स्टेट जो ऊष्मा की मात्रा है वह निम्न चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू अ मटीरियल, मतलब ऊष्मा की किसी पदार्थ में से बहकर जाने वाली ऊष्मा की मात्रा। सबसे पहले कैपिटल ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरा टी पर निर्भर करती है। टी क्या है यहाँ पर? समय, टाइम। और तीसरा है डी थीटा बाई डी जेड। डी थीटा बाई डी जेड क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, तापांतर, ताप प्रवणता। ठीक है, जहाँ पर थीटा जो है वो हमने ताप लिखा है, क्योंकि समय को हमने टी लिखा है, इसलिए इन दोनों को अलग करने के लिए हमने टेम्परेचर को थीटा से डिनोट किया है। तो Q जो है वो तीन चीज़ों पर निर्भर करती है, A, T, डी थीटा बाई डी जेड। अब हमें पता है प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कांस्टेंट हमने लिया है यहाँ पे कैपिटल K। अब ये जो कैपिटल K है ये एक कांस्टेंट है जो कि जिस पदार्थ में से ऊष्मा बह के जा रही है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू विच द हीट इज़ फ्लोइंग एंड इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यह क्या कहलाता है? ऊष्मा चालकता गुणांक। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली डिराइव करना चाहें तो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कि माना A बराबर 1 है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक ले लिया, समय हमने 1 सेकंड ले लिया और ताप प्रवणता जो है वो भी हमने एकांक ले ली। ऐसी स्थिति में अगर हम ऊपर वाली समीकरण में सब मान रखें तो Q बराबर K आता है, जो कि हमारी ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा है। तो अब हम उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऊष्मा चालकता गुणांक किसी पदार्थ में से बहने वाली उस ऊष्मा के बराबर है जो प्रति सेकंड एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल में से बहती है, जहाँ पर ताप प्रवणता भी एकांक है। Coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat flowing per second through the unit area of cross section per second when there exists a temperature gradient of unity through the substance। तो अब हमने ये पढ़ लिया है, ये ऊष्मा चालकता के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस ऊष्मा चालकता का गुणांक अणुगति सिद्धांत के आधार पर निकालेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस की ऊष्मा चालकता का व्युत्पन्न। अब इसके लिए आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में मैंने x और y एक्सिस नीचे लिए हैं और z एक्सिस हमारा ऊपर की ओर है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि एक गैस जो है वो दो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज सतहों के बीच में स्थित है। ये दोनों क्षैतिज सतह हमारी है P और Q, और इनका जो टेम्परेचर है वो T1 व T2 है, और T1 जो है वो T2 से बड़ा है।
ये सब चीज़ें हमने प्रारंभ में मान ली। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर P से Q तक एक तापांतर उत्पन्न हो जाएगा और किस दिशा में होगा, Z दिशा में होगा। अब हमने पूर्व की भांति ही हमने यहाँ पर 3 लेयर्स ले ली, A, B और C। अच्छा, यहाँ पर जो तापांतर है, क्योंकि Z दूरी के साथ बदल रहा है, इसलिए ताप प्रवणता को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dT/dZ, जहाँ कैपिटल T टेम्परेचर को डिनोट किया है। अब हमने 3 लेयर्स ले ली, A, B और C। माना A जो है वो Z दूरी पर स्थित है, C जो है वो Z माइनस लैम्डा पर स्थित है, और परत B जो है वो Z प्लस लैम्डा पर स्थित है। और जो A परत है वहाँ पर जो तापमान है वो हमारा है T, और B का जो, क्योंकि ताप प्रवणता उपस्थित है और ये लैम्डा दूरी पर स्थित है, तो इसके अंदर B का तापमान हो जाएगा T प्लस लैम्डा dT/dZ, और C पर हो जाएगा ताप T माइनस लैम्डा dT/dZ। ये सब चीज़ें हमने अज्यूम कर ली। अब अगर हम अणुगति सिद्धांत को गैस पर लागू करते हैं तो हमारे को, जैसे हमने पहले समझाया था, बिल्कुल वही चीज़ हम वापस से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने क्या कहा था कि प्रति एकांक आयतन में माना जो अणुओं की संख्या है वो हमारी स्मॉल n है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज सपोज n। तो नंबर मतलब अणुओं की संख्या जो कि एक अक्ष की दिशा में चल रही होगी, उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, n/3, क्योंकि 3 अक्ष है। इट मीन्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग अलोंग एनी एक्सिस वुड बी n/3। अब out of n/3, n/6 molecules will travel along the positive direction of z axis and n/6 will travel along negative z direction axis। इनमें से n/3 में से n/6 अणु तो z अक्ष की धनात्मक दिशा में चलेंगे और बाकी n/6 ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। तो हम एक दिशा के अंदर जो अणुओं की संख्या, प्रति एकांक अणुओं की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, n/6 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हर प्रत्येक अणु जो है वो माध्यम मुक्त वेग से CRMS वेग से गतिमान है, और प्रत्येक अणु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अप और डाउन थ्रू यूनिट एरिया ऑफ लेयर A इन यूनिट टाइम वुड बी n CRMS/6। इस प्रकार परत A में से ऊपर या नीचे की ओर चलने वाले प्रति एकांक समय में प्रति एकांक लेयर क्षेत्रफल वाली लेयर में से बहकर जाने वाले अणुओं की संख्या n/6 CRMS होगी, जहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अणुओं n क्या है, अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन, और CRMS जो है प्रत्येक अणु का RMS वेग है। इट इज़ द CRMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कुल ऊष्मा, हैंस द अमाउंट ऑफ हीट। अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अमाउंट ऑफ हीट कैरीड बाय द मॉलिक्यूल्स मूविंग डाउनवर्ड्स क्रॉसिंग द यूनिट एरिया ऑफ द लेयर A इन यूनिट टाइम। यानी अणुओं द्वारा ले जाने वाली कुल ऊष्मा कहाँ से, नीचे की ओर ले जाना, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड A से नीचे की ओर ले जाने वाली ऊष्मा वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी, देखो अणुओं की संख्या तो हमारी कितनी हो गई, n CRMS/6 हो गई,
है ना। और ऊष्मा जो है एक अणु द्वारा ले जाई गई ऊष्मा क्या होती है, देखो ऊष्मा का सूत्र होता है हमारा ms डेल्टा टी। m जहाँ पर द्रव्यमान होता है, s उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है और डेल्टा टी हमारा तापांतर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि गैस की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम विशिष्ट ऊष्मा CV ले लेते हैं और अणुओं का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो यहाँ पे हमने ले लिया m CV। और जो हमारा ताप में मतलब एक ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारे कितना आ जाएगा, जो ताप है वो है हमारा T प्लस लैम्डा dT/dz। अब इतने, ये तो एक अणु द्वारा ले गई ऊष्मा है। अगर हम उसको n/6 CRMS से गुणा कर देते हैं तो वो प्रत्येक अणु द्वारा ली गई कुल ऊष्मा की मात्रा हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम ऊपर से की ओर जाने वाले की ऊपर की ओर ऊष्मा ले जाने वाले अणुओं की बात करें तो वो भी ठीक इसी प्रकार से होगा, लेकिन वो C परत से आएगी तो mn/6 CRMS CV T माइनस लैम्डा dT/dz के बराबर होगी। तो परत A पर कुल ऊष्मा का हस्तांतरण, टोटल अमाउंट ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफ़र, तो हमारा वो कितना हो जाएगा, दोनों का माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस कर दिया हमने, माइनस करके हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आता है 1/3 mn CRMS CV लैम्डा dT/dz। लेकिन हमने पूर्व की भांति पढ़ रखा है Q का मान कितना होता है, Q का मान तो kAT/d होता है, जहाँ A हमने एकांक ले रखा है, T एकांक ले रखा है, तो Q का मान हो जाएगा kd/dz। यहाँ पे हमने थीटा की जगह कैपिटल T लिख रखा है तो Q का मान हो जाएगा kdT/dz। दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करें तो हम K का मान हमें प्राप्त होता है 1/3 mn CRMS CV इंटू लैम्डा। तो ये हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र हमने प्राप्त किया है अणुगति सिद्धांत की आधार, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर। अगर हम इसकी तुलना नीटा से करें, जो विस्कोसिटी शांता गुणांक हमने निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो वो हमने निकाला था 1/3 mn CRMS। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो K और नीटा में हमें संबंध प्राप्त होता है K बराबर नीटा CV। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरे अभिगमन की घटना में ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र व्युत्पन्न कर लिया। अब इस अभिगमन की घटना में दो चीज़ें ध्यान में देने की ज़रूरत है। एक तो इसमें ऊर्जा का अभिगमन हो रहा है, देयर इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन दिस केस, और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी क्यों हो रही है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर के कारण ही ये अभिगमन हो रहा है। अगर ताप में अंतर बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए तो ये ऊर्जा का अभिगमन नहीं होगा। अब इसके बाद हम इसमें तीसरी अभिगमन की घटना पढ़ते हैं। तीसरी अभिगमन की घटना हमारी है विसरण की घटना। तो हम पहले विसरण की घटना के बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे विसरण गुणांक। तो विसरण गुणांक को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो ये एक फिक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था कि स्थायी अवस्था में जो अणुओं के प्रवाह की दर होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हमेशा dN/dz के बराबर होती है। dN/dz क्या है, दूरी के साथ अणुओं के घनत्व में या अणुओं की संख्या में परिवर्तन। एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं घनत्व प्रवणता, डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट से के हमारे प्रोपोर्शनल होती है हमेशा। तो अगर हम R प्रोपोर्शनल टू dN/dz करें और प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और इसे हम कहते हैं विसरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। अब यही विसरण गुणांक का जो मान है वो हमारा हम इस अणुगति सिद्धांत से निकालेंगे। अब वास्तव में एक्चुअल में ये घटना कौन सी है, ये घटना वो है कि जब हमने क्या कर रखा है कि
चैम्बर में गैस भरी हुई है, ठीक है। हमने क्या करा, उसके अंदर कोई मान लो नॉर्मल उसमें हमने कोई एक सेंट की बोतल उसमें खोल दी अचानक से, तो क्या होगा, सेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बार जिस जगह पर खोली है उस जगह पर काफ़ी सारी मात्रा में होंगे। तो क्या होगा, हाँ उनका घनत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी चैम्बर में उनका घनत्व न के बराबर है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अभिगमन की घटना प्रारंभ हो जाएगी, जो हमारी क्या होगी, विसरण की घटना होगी, और धीरे धीरे ये जो सैंड मॉलिक्यूल्स है ये पूरे चैम्बर में फैल जाएंगे। तो यही घटना जो है, ये घटना हमारी किस कारण से होती है कि एक तरफ घनत्व बहुत ज़्यादा है और बाकी जगह घनत्व कम है। तो ये घटना तब तक चलती रहेगी जब तक कि घनत्व एक समान नहीं हो जाता, यानी स्थायी अवस्था नहीं आ जाती। अब इसको हम उसी प्रकार से, जैसे हमने पहली दो अभिगमन की घटनाएं निकाली हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इसके अंदर इसको भी निकालेंगे। तो इसमें गैस का विसरण गुणांक का व्युत्पन्न कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने दो परतें ले ली, P और Q, जिसके बीच में गैस जो है XY तल में स्थित है। हमने ये मान लिया, तीन परतें ले ली पूर्व की भांति ही कि A, B और C जो तीन परतें हैं, A परत जो है वो Z दूरी पर है, B परत Z प्लस लैम्डा और C परत Z माइनस लैम्डा दूरी पर है। और A पर जो अणुओं की संख्या है प्रति एकांक आयतन वो n है, B पर n प्लस लैम्डा dn/dz है और C पर n माइनस लैम्डा dn/dz है। अब हमने पहले से फिर पढ़ रखा है कि कुल जो अणु जो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जो चलने वाले अणुओं की संख्या जो है वो हमारी n/6 CRMS होती है, ठीक है, साधारणतः। लेकिन अब यहाँ पर तो अणुओं की संख्या में ही घनत्व में ही परिवर्तन है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि परत A से नीचे की ओर चलने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो, अणुओं की संख्या तो n CRMS/6 होती है। अब n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस लैम्डा dn/dz CRMS/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर की ओर जाने वाले के लिए क्या आ जाएगा, n माइनस लैम्डा dn/dz CRMS/6 आ जाएगा। अब कुल अणुओं का हस्तांतरण कितना हुआ, दोनों को घटा देते हैं। दोनों को घटाने से हमारे को समीकरण एक प्राप्त होता है, CRMS/6 लैम्डा dn/dz। लेकिन हमने पहले फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें क्या था, R बराबर D dn/dz। दोनों समीकरणों की तुलना करें तो हमारे को D कितना प्राप्त होता है, CRMS/6 इंटू लैम्डा। अब इसको भी हम शांता गुणांक के साथ अगर हम इसकी तुलना करें तो D और नीटा में संबंध कितना मिलता है, D बराबर नीटा/रो, जहाँ पर रो जो है वो हमारा घनत्व है, और हमने घनत्व किससे निकाल लिया, हमने mn की सहायता से निकाल लिया प्रति एकांक आयतन के लिए। तो इस प्रकार से हमने डिफ्यूजन विसरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब इस घटना में, इस अभिगमन की घटना में वास्तव में किसका अभिगमन हो रहा है, अभिगमन हो रहा है द्रव्यमान का। द्रव्यमान मतलब अणु एक जगह से दूसरी जगह खुद चल के जा रहे हैं से होता है, क्योंकि इसके अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट, जब भी कहीं डेंसिटी ग्रेडियंट होगा तो द्रव्यमान का अभिगमन गैस में होता है। तो घनत्व के अंतर के कारण द्रव्यमान का अभिगमन होता है। इस प्रकार से हमने ये तीन अभिगमन की घटनाएं देखी, जिसमें हमारी अलग अलग परिस्थितियों में प्रवणता उत्पन्न होने के कारण अलग अलग राशियां एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होती हैं, ठीक है। अब हम इससे संबंधित कुछ अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह है या कोई विशेष चीज़ है तो वो हम उस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे संबंधित और इसके अंदर कोई छोटी मोटी अगर चीज़ें हैं वो हम इसको वापस से दोहराएंगे, लेकिन हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। इससे संबंधित अगर कोई छोटे मोटे कोई 2-3 टॉपिक जो कैलकुलेशन से निकालने वाले हैं या कोई विशेष न्यूमेरिकल है वो मैं उससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और हम अगले लेक्चर में यूनिट 2 शुरू करेंगे। धन्यवाद।